दोस्तों, फिजिकल जियोग्राफी के आज के इस लेक्चर में हम लोग ओशनिक वेव्स के वर्क का अध्ययन करेंगे और हम इनके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो इनके निक्षेप जनित स्थल रूप होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म वाला अध्याय नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। वहां पर हम लोगों ने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं ओशनिक वेव्स के, जैसे केव है, मेहराब है, छत है और वेव कट प्लेटफॉर्म, क्लिफ, बहुत सारे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स का वहां अध्ययन किया। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब ओशनिक वेव्स आती हैं तो जब वो कटाव करती हैं, क्योंकि उनमें पावर बहुत होती है, तब तो वो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन जो कुछ वो मटेरियल लेके आ रही हैं उसका जब वो डिपोजिशन कहीं पे करती हैं तटीय क्षेत्रों में, तो उससे तरह तरह के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अर्थात निक्षेप जनित स्थल रूपों का सृजन होता है। तो आइए देखें कि ये जो हमारी ओशनिक वेव्स हैं ये किस किस प्रकार के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। जैसा कि हमारा पहला लैंडफॉर्म है पुलीन या बीच। आप लोगों ने बीच तो जरूर टीवी में, फिल्मों में, या अगर वास्तव में आप तटीय क्षेत्रों में कभी घूमने गए होंगे तो बीच इत्यादि तो आपने देखे ही होंगे। और निश्चित ही आपको हिंदी इसकी नहीं पता होगी, तो आज आप हिंदी भी इसकी देख लें। इसे हिंदी में हम पुलीन कहते हैं। और बीच का फॉर्मेशन बहुत ही सरल होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि तट के सहारे मलबों का जब निक्षेप होता है, डिपोजिशन होता है, तो एक उथली स्थलाकृति का फॉर्मेशन होता है। इसे ही हम पुलीन या बीच कहते हैं। और इसका निर्माण उच्च ज्वार तल तथा निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थानों पर होता है। जब हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर हम ज्वार और भाटा का काफी गहराई से अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ बता दूं, यहाँ टर्म यूज हुआ है तो उसकी हम व्याख्या अगर कर लें थोड़ा, तो उच्च ज्वार जब हमारी सीजीगी की कंडीशन होती है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, उस समय उच्च ज्वार वाली स्थिति होती है। और उस समय जो इसका तल होता है उसे हम कहते हैं उच्च ज्वार तल। और निम्न ज्वार वाली जो कंडीशंस होती हैं वो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों समकोण वाली स्थिति होती है, तब ये स्थितियां निम्न ज्वार वाली होती हैं। और उस समय का जो तल है वो कहलाएगा निम्न ज्वार तल। उच्च ज्वार वाली स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या को होती है, और निम्न ज्वार वाली स्थिति प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होती है। अगर आपने ज्वार भाटा पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे, स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार को हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं नीप टाइड या लघु ज्वार। वहां पर हम काफी गहराई से इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ बस इस टर्म का यूज हुआ था तो मुझे लगा कि एक बार ये चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। और अगर आपको इस चीज को अपने डिफिनेशन में नहीं ऐड करना है तो मैं बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। पुलीन की आप डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे जैसा कि मैं बता रहा हूँ। पुलीन या बीच एक प्रकार का ओशनिक वेव्स का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, निक्षेप जनित स्थल रूप है, जिसका के निर्माण ओशनिक वेव्स जो भी मलबा लेके आ रही हैं उसका जब वो तट के सहारे निक्षेप कर देती हैं तो उससे एक उथली स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसे ही हम पुलीन या बीच कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जुहू बीच, विशाखापत्तनम बीच, पुरी बीच, मेरियाना बीच। ये तो खैर कुछ ही एग्जाम्पल है, लेकिन भारत के जितने भी हमारे तटीय राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, हर जगह पे आपको बीच मिलेंगे। और अंडमान निकोबार के जो बीचेस हैं वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। उड़ीसा के भी बीच काफी साफ सुथरे माने जाते हैं और बहुत सारे लोग बीच घूमने स्पेशली जाते हैं तटीय क्षेत्रों में। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा लैंडफॉर्म है और मुझे उम्मीद है कि इसकी डिफिनेशन लिखने में, इसके बारे में लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट बीच की फोटोज देख लेते हैं, जिससे एक बार आपके दिमाग में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए और आप आसानी से उन फोटोज के माध्यम से भी सोच सोच के इसके बारे में लिख सकते हैं कि ओशनिक वेव्स आ रही हैं, मलबे का डिपोजिशन कर रही है तट के सहारे, और उससे एक प्रकार की जो हमारी स्थलाकृति बन रही है वो बीच है।
बीच एक अस्थायी तथा अल्पकालिक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, जैसा कि लिखा है, और इसका विस्तार कोस्ट के सहारे जो लेंथ में ज्यादा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो कम आपको देखने को मिलेगी और लंबाई में ज्यादा आपको इनका कह सकते हैं डेवलपमेंट या विस्तार विकास देखने को मिलेगा। जो भी अभी हमने इमेजेस देखी उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा, तो ऐसी ही आपको स्थिति देखने को मिलेगी। अगला जो हमारा लैंडफॉर्म है कस्प पुलीन या कस्प बीज, एक प्रकार का ये भी बीज ही होता है, लेकिन इसमें पतले पतले कटकों का जब बीच में निर्माण हो जाए, अभी तक जो हमने बीज देखे इमेजेस में भी आपने देखा कि वो क्या होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, एक प्रकार का भी बस एक लेयर बिछ जाती है मलबे की। लेकिन जो आपके कस्प बीज हैं इसमें रिजेस पाए जाते हैं कुछ, जैसा कि लिखा है कि पतले पतले कटकों का जब फॉर्मेशन हो जाए बीज में, तो वो हो जाता है कस्प बीज। बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी व्याख्या करने की ज़्यादा कुछ आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों को जटिल कभी बनाना ही नहीं चाहिए। इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, आप बस दिमाग में बस ऐसी कल्पना करें कि कस्प बीज एक ऐसा बीज होता है जिसमें कटक पाए जाते हैं और ये कटक सागर की ओर निकले रहते हैं। इन्हें कस्पयुक्त पुलीन या कस्प पुलीनम कहते हैं। कस्प बीज या कस्पयुक्त बीज मतलब एक सिंपल बीज होता है नॉर्मल, जैसा हम लोग जनरली देखते हैं। एक कस्पयुक्त बीज होता है, उसमें कुछ कटकों वाली स्थिति होती है, कटक जैसी आकृतियां होती हैं जो सागर की ओर निकली रहती हैं। भाई उसमें जमाव इस रूप में हो गया, इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से जमाव हो जाता है, बस जमाव की प्रक्रिया में अंतर होता है। उसमें फ्लैट जमाव होता है, इसमें भी फ्लैट जमाव होता है। समतल रूप में इसमें भी मलबे का डिपोजिशन होता है, लेकिन जो रिजेस निकल जाते हैं सागर की ओर, कटक जैसी आकृति बन जाती है जो सागर की ओर निकली होती है, उसकी स्थिति होने के कारण यह जो पुलीन है या जो यह बीज है, ये नॉर्मल बीज से अलग देखने में लगता है और इसके लिए हम दूसरी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कस्प पुलीन या कस्प बीज। हमारा अगला लैंडफॉर्म है रोदिका तथा अपतट रोदिका, बार्स एंड ऑफशोर बार्स। बहुत ही सिंपल इसका भी फॉर्मेशन है। आप पूरे जो मैटर लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और मैं इसे समझा दे रहा हूँ एक बार। रोदिका तरंगों तथा धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण जो निर्मित एक प्रकार का कटक होता है, रिज होता है, उस या एक बांध जैसी आकृति बन जाती है, उसे ही हम रोधिका कहते हैं। और जब इसका निर्माण अपतटीय क्षेत्र में होता है तो उसे हम अपतट रोधिका कहते हैं। दोस्तों हमारे इस जो हमारी श्रृंखला चल रही है ओशनिक वेव्स वाली, पहले में हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देख लिया, आज हम दूसरे पार्ट में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं। जब हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से परिचित कराऊंगा, जैसे ऑफ शोर अपतटीय क्षेत्र या बैक शोर फोर शोर, तो वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इतना जानिए कि अपतटीय क्षेत्र जो होता है वो जो हमारा मुख्य तट है उससे काफी दूर होता है, इसे सुदूर किनारा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जब एक प्रकार का बांध का निर्माण हो जाए, बांध हमने कस्प पुलीन में भी देखा था, वो लेकिन वो एक कटक के रूप में था और सागर की ओर निकला हुआ था। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ जमाव होता है, लेकिन ये तट के समानांतर होता है। और जब अपतटीय क्षेत्र में होता है तो इसे अपतट रोधिका हम नाम देते हैं। जब सागरी मलबा का निक्षेप इस तरह होता है कि रोधिका के रूप में जल से निकला रहता है तो उसे स्पिट या भूजिह्वा कहते हैं। चिल्का लेक में 50 किलोमीटर लंबी स्पिट, पुलिकट लेक में 60 किलोमीटर लंबी स्पिट और वेम्बनाड लेक में 22 और 25 किलोमीटर लंबी स्पिट के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि जो भी अभी हमने देखा, मैं आपको शुरुआत में टेक्स्ट वाला मटेरियल दिखा दे रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका बार है, थोड़ा सा ये ज्यादा आगे बन गया, ये थोड़ा यहाँ बनेगा। ये आपका बार है या रोधिका है, ये अपतट रोधिका अपतटीय क्षेत्र में है। ये आप देख रहे हैं डिपोजिशन है तट के समानांतर, और ये जो लंबा निकला हुआ भाग है ये स्पिट है जिसको हमने लास्ट में देखा था।
जब इस प्रकार से लंबाई में यहाँ डिपोजिशन, ये जो हेडलैंड आप देख रहे हैं ये तट का ही निकला हुआ भाग है। ये इस लंबे क्षेत्र का निर्माण डिपोजिशन से नहीं हुआ है, ये तट का ही भाग है, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। और ये लंबाई में जो डिपोजिशन हुआ है ये स्पिट है, और इस प्रकार से तट के पैरेलल जो डिपोजिशन हुआ है जो अपतटीय क्षेत्र में हुआ है ये ऑफशोर बार या अपतट रोधिका, और ये नॉर्मल रोधिका। ये थोड़ा सा इधर बनेगा, ये ज्यादा आगे हो गया है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी बनाने में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब इस फिगर को बनाएं तो इसे थोड़ा आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये बार है और ये ऑफशोर बार है। दोस्तों हमारा चौथा लैंडफॉर्म है हुक। हुक में आपको कुछ भी नहीं समझना, बहुत ही सरल है। अभी हम जब इसका फिगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पढ़ के भी आप इसे समझ सकते हैं। तूफानी तरंगे स्पीड के आकार में धीरे धीरे चेंज लाती हैं और इसमें धीरे धीरे मोड़ पड़ने लगता है। स्पीड के आगे वाले भाग में पदार्थों को जमा करके उसे सागर की ओर बढ़ाती भी है ये, और दूसरी ओर अन्य धाराएं स्पीड को अपने बल द्वारा मोड़कर उसकी दिशा में परिवर्तन लाती हैं, और इस प्रकार तट की ओर मुड़ी स्पीड को हुक कहते हैं। और कंपाउंड हुक, जब एक स्पीड में कई हुक का निर्माण होता है तो उसे हम कंपाउंड हुक कहते हैं। हुक आप जानते होंगे, कुछ भी टांगने के लिए इत्यादि के लिए हम हुक का यूज करते हैं, हुक टर्म से सभी लोग परिचित होंगे। अब फिगर में से समझते हैं। ये शुरू में आपका एक स्पीड के रूप में था, ठीक है, जैसा कि हमने पहले फिगर में देखा था। एक लंबा सा भाग जो कि हेडलैंड से जुड़ा होता है वो स्पीड होता है। वही स्पीड बन गया, अब लहरें उस पर प्रभाव डाल रही हैं, अपना प्रहार कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे घूमने लगेगा और ऐसा हुक की आकृति का हो जाएगा। हुक हम जनरली किसी चीज को टांगने के लिए हुक इत्यादि का यूज करते हैं, तो वैसा ये देखने में लग रहा होगा आपको। और जब लहरें इस पे और प्रभाव डालेंगी तो ऐसी स्थिति आएगी कि एक हुक में ये बहुत सारे हुक जब बन जाएंगे, एक जैसे ये एक नॉर्मल हुक है और इसमें आप देखिए एक ये भी हुक है, एक ये भी हुक है और एक ये भी हुक है। तो ये आपका कंपाउंड हुक या मिश्रित हुक है और ये आपका नॉर्मल हुक है। तो हुक का कॉन्सेप्ट तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। स्पीड वाले से ही जुड़ा हुआ है, मतलब भी हो सकता है कि कोई स्पीड कुछ समय पश्चात आगे चल के हुक का रूप ले सकता है। दोस्तों जो हमारा पांचवा लैंडफॉर्म है उसको मैं इसी फिगर में आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हुक है, नॉर्मल हुक है, अब लहरें इस पे अपना कार्य कर रही हैं और हो सकता है कि मान लीजिए ये नॉर्मल हुक पहले ऐसे था लेकिन ये घूमते घूमते तट के दूसरे भाग से जुड़ जाए। ये तट है, पहले एक स्पीड था, स्पीड से हुक बना और लहरें इस पे अपना प्रभाव डाल रही हैं और ये जुड़ जाए इधर से आके, तो ये आपको एक छल्ले के रूप में देखने में लगेगा, आपको लग रहा होगा। तो इसी के लिए हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं हम कहते हैं लूप या छल्ला। अर्थात जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे ये जो हुक है ये घूमते घूमते जब दूसरे वाले तटीय क्षेत्र से, मतलब तट के एक ओर से जाके घूमते घूमते दूसरी ओर मिल जाए, तो इसे ही हम कहते हैं लूप या छल्ला। बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। और मस्तिष्क में कल्पना करने वाली ये चीज है कि एक प्रकार की पहले तो हुक होगा, पहले स्पीड होगा, स्पीड से हुक बनेगा और हुक जो है ये यहां से घूमते घूमते तट के दूसरी ओर जाके जब जुड़ जाएगा तो एक प्रकार के छल्ले का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ही कहते हैं लूप या छल्ला। हमारा छठा लैंडफॉर्म है संयोजक रोधिका और टोम्बोलो। तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं और दो शीर्ष स्थलों को जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले इस लैंडफॉर्म की डिफिनेशन का। अब इसे मैं आपको फिगर में समझाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये तटीय क्षेत्र है और इसी का तटीय क्षेत्र का ही निकला हुआ भाग है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हेडलैंड होता है ये जमाव से नहीं निकलता, ये तटीय क्षेत्र ही हमारा ऐसा होता है कि उसके कुछ भाग बाहर की ओर थोड़े निकले होते हैं। तो ये हेडलैंड है, ये स्थलीय भाग है, और दो स्थलीय भागों को अगर मान लीजिए डिपोजिशन यहाँ हो जाए तो आप देख रहे हैं दोनों भाग जुड़ जाएंगे, तो ये इसे हम कहेंगे संयोजक रोधिका। और मान लीजिए ये कोई आइलैंड है और ये मेन लैंड है, और आइलैंड और मेन लैंड को
कोई ऐसा डिपोजिशन कर दे ओशनिक वेव कि ये आइलैंड और ये मेनलैंड दोनों जुड़ जाए आपस में, तो इसे हम कहेंगे टोम्बोलो। तो आप एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि टोम्बोलो और संयोजक रोधिका दोनों का काम एक ही होता है, दोनों दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। लेकिन डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे टोम्बोलो किसी द्वीप को मेनलैंड से या मुख्य भूमि से जोड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन जो संयोजक रोधिका होती है, कनेक्टिंग जो बार होती है, वो क्या करती है, मेनलैंड के ही दो निकले हुए भागों को जोड़ने का काम करती है, या कह सकते हैं दो हेडलैंड को जोड़ने का काम करती है। तो अगर फिर से हम बताएं तो दो हेडलैंड को जोड़ने का काम संयोजक रोधिका कर रही है, और एक आइलैंड को मेनलैंड से जोड़ने का काम टोम्बोलो के माध्यम से हो रहा है। और मान लीजिए कि ये लैंड का एरिया निकला हुआ है ऐसे, ठीक, हेडलैंड है, और ये आपकी यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, एक प्रकार की संयोजक रोधिका का यहाँ निर्माण हो गया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो जल था, अब तो ये जल बंद हो गया यहाँ पे, तो एक प्रकार की ये झील बन जाएगी जिसे हम कहते हैं लैगून लेक। चिल्का लेक के बारे में आपने सुना होगा, भारत की एक सबसे बड़ी लैगून लेक है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उड़ीसा में, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो चिल्का लेक और बहुत सारी लैगून लेक आपको मिलेंगी विश्व भर में, उसका फॉर्मेशन इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अक्सर पूछा जाता है होगा आपसे कि लैगून लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आपने आज ये भी जान लिया कि ये जल इधर हेडलैंड और यहाँ संयोजक रोधिका आ गई। संयोजक रोधिका क्यों आई है, क्योंकि ओशनिक वेव्स ने डिपोजिशन करके इसका निर्माण किया है, और निर्माण ऐसी जगह किया है कि जल पैक हो गया है, बिल्कुल जल अब इधर नहीं जा सकता है, जल बिल्कुल पैक हो गया है, और यही कहलाती है आपकी लैगून लेक। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि लैगून लेक एक लंबी खारे जल की झील होती है, और जब रोधिका का विस्तार खाड़ी या लघु निवेशिका के सामने इस तरह होता है कि तट और रोधिका के बीच सागरी जल बंद हो जाता है, तो लैगून लेक का फॉर्मेशन होता है। आपको याद होगा जब हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़े थे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स वाला अध्याय देख लें एक बार, वहां आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो वहां हमने एक लैंडफॉर्म पढ़ा था कोव या अंडाकार कटान। मान लीजिए ये कोई तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र में लहरें इस प्रकार से अंडाकार कटान कर दे रही हैं, और वहीं पर अगर कुछ समय पश्चात लहरें रोधिका का निर्माण कर दी, तो क्या होगा, यहाँ पर भी जल बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा, और इस केस में भी लैगून लेक का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब लैगून लेक का फॉर्मेशन दो केस में होगा, या तो कोव के कोव का जो बाहर वाला भाग है वो बंद हो जाए रोधिका के माध्यम से, तो भी जल जल पैक हो जाएगा, और या तो दो स्थलीय भाग जो निकले हैं ये यहाँ पे संयोजक रोधिका के माध्यम से जुड़ जाएं, और इनके अंदर वाला जल जो है वो पैक हो जाए या बंद हो जाए। तो कुल मिला के जल जब भी बंद होगा दो केस में, तो वहां पर एक कोव वाले केस में, अंडाकार घटान वाले केस में, और एक आपके संयोजक रोधिका वाले केस में, दो केस में आपका लैगून लेक का फॉर्मेशन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जितने भी हमारे लैंडफॉर्म्स हैं अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा, चाहे इरोजनल लैंडफॉर्म्स वाला पहला पार्ट हो और चाहे आज का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वाला दूसरा पार्ट, सबकी मैंने एक लिस्टिंग कर दी जिससे एक बार सब रिवाइज हो जाए। तो इरोजनल वाले में पहला हम लोगों का था कोस्टल क्लिफ, फिर नॉच भी हमने वहाँ पे देखा था, वेव कट प्लेटफॉर्म, कोव, अंडाकार कटान, और केव्स। केव्स के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे छत, मेहराब, प्राकृतिक चिमनी, वात छिद्र जिसे ब्लो होल्स कहते हैं, और स्टैक और स्कैरी भी हमने देखा था। इसके बाद आज वाले अध्याय में हम लोगों ने बीच, कस्प बीच, बार्स, ऑफशोर बार्स, स्पिट, हुक, कंपाउंड हुक, लूप, टोम्बोलो और कनेक्टिंग बार जैसे लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, नीचे लिखा हुआ है पंख युक्त रोधिका। जो रोधिकाएँ होती हैं अगर उनका जमाव इस तरीके से हो जाए,
पहला वाला फिगर जो है वो नॉर्मल रोधिका का है, लेकिन यहाँ बी लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि पंख जैसी आकृति देखने में लग रही है, तो उसके लिए हम पंख युक्त रोधिका टर्म का यूज़ करते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार की रोधिकाएँ होती हैं जिसमें कि ये दो उससे बिल्कुल अलग है पहले वाले से। पहले वाले में आप देख रहे हैं दो हेडलैंड को बिल्कुल जोड़ दिए नॉर्मल, जैसा अभी हमने जब उसका टेक्स्ट पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर एक पंख जैसी आकृति बना रही है, तो इसके लिए हम पंख युक्त रोधिका टर्म का शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से ओशनिक वेव्स का इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन हम लोग का पूरा हुआ। हम लोगों ने 15 लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया, और सिर्फ 15 ही नहीं, ये 15 तो मेन है, इनके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स भी देखे। तो कुल मिला के हम लोगों ने 25-30 टर्म्स यहाँ पे शब्दावलियाँ देखी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग इसको लिखेंगे कैसे। जनरली इस पर सीधा प्रश्न आता है कि ओशनिक वेव्स या किसी भी कारक की हम बात करें उसके लैंडफॉर्म्स के बारे में आप बताइए। तो पहले आप लैंडफॉर्म्स के बारे में जो भी जानते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में उसको बताएंगे, इसके बाद उसका फिगर बताएंगे। और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, पहले मैं उसके टेक्स्ट दिखाता हूँ, फिर उसका मैं आपको फिगर पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करिए मैटर का जो भी है, और लास्ट में मैं पूरी लिस्टिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि किन किन लैंडफॉर्म्स की हमने स्टडी की। और हम लोग क्रम से स्टडी करते हैं, तो क्रम यही है कि पहले उसका टेक्स्ट आप समझिए, फिर उसके फिगर का एनालिसिस करिए। तो इसी तरीके से आप अपनी नोट्स में भी इसको बनाएंगे। और सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे जब भी हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वाला कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा ऐसे ही हम लिखते हैं कि उसके बारे में पहले समझते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसका फिर फिगर। तो दोस्तों जुड़े रहिए, आगे हम लोग अभी इसके पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे जहां हम लोग कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर दूं। थैंक यू फ्रेंड्स।